बीएससी पार्ट 1 का तीसरा पेपर 3 जो है वो है गेमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी। और उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो इसका टॉपिक है दैट इज़ हिस्टोरिकल रिव्यू, एक ऐतिहासिक रिव्यू जिसमें टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। टाइप्स यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के कितने प्रकार हैं और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या महत्ता है। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने से पहले व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक निषेचित अंडे का एक किस तरह से विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और एक एक इंडिविजुअल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसके कॉन्ट्रास्ट में एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास या डेवलपमेंट किसी एसेक्सुअल बॉडी से, लैंगिक बॉडी से, जैसे किसी बड से, कलिका से, किसी टुकड़े से, किसी शरीर के भाग से, किसी स्पोर से, बीजाणु से अगर डेवलपमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इज एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, और अगर डेवलपमेंट प्लांट का होता है तो हम उसको बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो एक रीसेंट टर्म है और ये खाली डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन ये दूसरे एस्पेक्ट्स जो होते हैं जैसे बायोकेमिकल, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो भी जैव रासायनिक आनुवांशिक कार्य की है और मॉर्फोलॉजिकल जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे एस्पेक्ट मिलाकर डेवलपमेंटल बायोलॉजी बनाते हैं। सबसे पहले बेरिल ने 1971 में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है एक सिंगल सेल से, एक साधारण सी कोशिका किस तरह से एक जटिल सेल ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाती है, जटिल कोशिकाओं वाले, जिसको हम बोलते हैं साइटो डिफरेंशिएशन। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो डेवलपमेंट है वो सिंगल सेल से किस तरह से ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है, सिंगल सेल जिसको हम बोलते हैं जायगट, निषेचित अंड से, इनटू अ मल्टी सेल्यूलर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुकोशिकीय, व्यवस्थित और बहुत ही इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ किस तरह से जीव बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो जो ये बेरिल ने सबसे पहले इसकी अवधारणा दी थी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी वास्तव में कोशिकाओं का, अणुओं का और किस तरह से उनके मिलन से या उन कोशिकाओं और अणुओं के इंटरैक्शन से, रिलेशनशिप से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल जायगोट जो है वो एक एडल्ट में डेवलप हो जाता है। बहुत सारी विज्ञान की शाखाएं हैं जो सब इंटर रिलेटेड होती हैं। उसी प्रकार से ये परिवर्धन जैविकी का भी क्लोज रिलेशनशिप है जेनेटिक्स से, आनुवंशिकी से, सेल बायोलॉजी से, कोशिका विज्ञान से, फिजियोलॉजी कार्यकी से, इवोल्यूशन उद्द विकास, फाइलोजेनी एंड इकोलॉजी, इन सभी विज्ञान की शाखाओं से कुछ ना कुछ संबंध जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का होता है। यानी कि किसी भी निषेचित अंडे का या युग्मनज का वयस्क में विकसित होना, डिफरेंशिएशन होना, इन सभी शाखाओं या इन्हीं सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, इन सब का एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है। हम अगर इस एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इसका इतिहास को देखें तो सबसे पहले अरस्तु जो थे, एरिस्टोटल, 384 से लेकर 322 BC तक उनका कार्यकाल था और ये ग्रीक फिलोसोफर थे। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर थे और उन्होंने एम्ब्रियोज जो जंतु हैं उनके एम्ब्रियोज को, उनके भ्रूणों पर उनका अध्ययन किया और उनमें से कई सारी जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, जो उनके प्रेक्षण उन्होंने किए, ऑब्जर्वेट जो उन्होंने किया, वो बहुत ही एक्यूरेट थे और इन आइडिया दिया कि किस तरह से मॉइस्ट एलिमेंट से मैन का, एक नम वातावरण से मैन का निर्माण हुआ। और उन्हीं के टाइम में ये बिलीव आया कि एक जो एम्ब्रियो होता है वो, उसकी जो सोल होती है वो फादर और मदर जो है उसको सप्लाई करते हैं और जो सॉइल है जिसमें कि वो एम्ब्रियो ग्रो करता है वो सॉइल
फादर और मदर उसको सप्लाई करते हैं। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अरस्तु ने दिया, तो हम उसको एम्ब्रियोलॉजी जो है वो का जो स्टार्टिंग है वो उन्हीं के आइडिया से हुआ। उसके बाद में बहुत सारी थ्योरीज आई, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पहली थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी का मतलब है कि मिनिएचर फॉर्म में एक छोटे से जीव के रूप में पहले से ही जीव जो है वो ओवम यानी अंडाणु या स्पर्म यानी शुक्राणु के अंदर निहित होता है। वो पहले से निहित होता है, बस कोई ना कोई सा फैक्टर वहाँ पे उसको मिलता है और वो एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ग्राफ ने 1672 में अंडाणु का अध्ययन किया, ओवेरियन फॉलिकल्स यानी कि उन्होंने अंड पुटिकाओं का अध्ययन किया। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1689 के अंदर 1679 में, ये डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुत्ते या डॉग के स्पर्म का अध्ययन किया, शुक्राणु का अध्ययन किया। लेकिन उस समय तक भी जो भी किस तरह से जो सेक्स सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसका पता नहीं था। दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्स सेल्स वाज नॉट नोन टू देम। सो में हेलर, बोनेट, मैलपिगी, इन साइंटिस्ट ने भी अध्ययन किया और उन्होंने ये बिलीव किया कि जो जीव है वो छोटे से फॉर्म के अंदर, एक अंडाणु के अंदर ही उपस्थित होता है। ओवम जो है वो ही कंटेन करता है मिनिएचर फॉर्म में, और फिर जब सीमन उसको मिलता है तो फिर उसकी ग्रोथ जो है वो मिनिएचर की ग्रोथ डेवलप हो जाती है। क्योंकि इसमें जीव की उत्पत्ति एक अंडे के अंदर पहले से निहित है, वो वृद्धि करता है, इसलिए इस थ्योरी को उन्होंने ओविस्ट व्यू बोला। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो व्यू था वो होमिनक्यूलिस्ट और स्पर्मिस्ट व्यू है। और स्पर्मिस्ट व्यू जो है वो कहता है कि इट इज़ नॉट द ओवम, ये कोई अंडाणु नहीं बल्कि स्पर्म है, शुक्राणु है, जिसके अंदर की छोटे से मिनिएचर के फॉर्म में जो है वो पहले से जीव उपस्थित होता है। और जब उसको नरिशमेंट मिलता है ओवम से, जब भोजन मिलता है अंडाणु से, तो फिर ये पूरे एक नए जीव में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि इसमें स्पर्म से मिनिएचर की उत्पत्ति बताई है, इसलिए इसको स्पर्मिस्ट व्यू बोलते हैं। तो ये जो प्री फॉर्मेशन थ्योरीज है वो दोनों ही ये बिलीव करती हैं कि ह्यूमन बीइंग इज फुल्ली फॉर्म्ड एंड रिजाइड्स इन द मिनिएचर फॉर्म इन द स्पर्म और ओवा। एक छोटे फॉर्म में जो इंसान का जीव है वो या तो ओवा में या स्पर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक और एक्सट्रीम व्यू है इस प्री फॉर्मेशन डॉक्ट्राइन का, वो है एनकेसमेंट और एम्बॉइटमेंट थ्योरी। एनकेसमेंट और एम्बॉइटमेंट थ्योरी जो है वो बोनेट एंड स्वेमरडैम ने दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी सक्सेसिव जनरेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, जो भी संतति होती है, वो पहले से ही एक अंदर निहित होती है, किसी जर्म सेल के अंदर पहले से निहित होती है। दूसरे शब्द में हम बोले कि एक जो माता का अंडाणु है उसके अंदर मिनिएचर फॉर्म में फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल होता है, अलग अलग जनरेशन का पूरा फुल्ली फॉर्म ओवम उसके अंदर होता है। लेकिन यद्यपि 18th सेंचुरी तक इस प्री फॉर्मेशन थ्योरी को माना जाता था, लेकिन बाद में इन थ्योरीज के बाद में भी जब स्टडीज़ हुई तो फिर इन थ्योरीज को खाली एक बेस के रूप में ही अध्ययन इनका किया जाने लगा। दूसरी थी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस की थ्योरी जो कि C.F. वोल्फ ने 1759 में दी। और इस एपिजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी की जो मान्यता है वो ये है कि इनके अंदर प्रोग्रेसिव ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है। देयर इज नो प्री फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द स्पर्म ऑफ द ओवा। पहले से मिनिएचर फॉर्म में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से डेवलप होता है। उसके अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और विभेदीकरण होता है, और जो मटेरियल जिससे कि ये जीव आगे बढ़ा है वो पहले से ओवम में प्रेजेंट होता है, और विकास होते समय ये रीअरेंज करता है मटेरियल, अपने आप को कई सारे स्तरों में रीअरेंज करता है, फोल्ड होता है और एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो विकास की तरफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है
वृद्धि का जो डेवलपमेंट है किसी भी भ्रूण का, जो कि सिंपल से एक जटिल फॉर्म में बदल जाता है अपने स्तरों को चेंज करके, वो कहलाता है एपिजेनेसिस। तो एपिजेनेसिस की थ्योरी थी जो C.F. वोल्फ ने दी। तीसरा जो लॉ था दैट इज बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ, बेयर ने कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर 1792 से 1876 तक का इनका टाइम था, और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी हम बेयर को, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और उनके अकॉर्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल, किसी भी जीव का जो डेवलपमेंट है वो अंडाणु से होता है, और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उसके अंदर उस ग्रुप के, वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उस ग्रुप के उसके अंदर पहले लक्षण या फीचर्स उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चिक का डेवलपमेंट है, मुर्गी के भ्रूण का जो डेवलपमेंट है, तो वो सबसे पहले उसके अंदर कॉर्डेटा का जंतु होने के कारण कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और ग्रसनी दरारें, गिल स्लिट्स। तो जो क्लोम दरारें होती हैं वो, और नोटोकॉर्ड और पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, ये जो 3 मुख्य कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले उस चिप के अंदर डेवलप होंगे, और उसके बाद में जो उसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर क्योंकि वो बर्ड है तो उसके अंदर फेदर्स, पंख, उसके पंजे, उसकी चोंच, वो फिर बाद में 5वें 6ठे दिन में उसमें डेवलप होंगी। तो इन्होंने स्लोली ये बताया कि मिलियन ऑफ ईयर्स में एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस तरह से बनते गए, एक सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन वहाँ पर होता है, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। और इसी सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन से किसी भी जीव का विकास होता है। फिर एक और लॉ आया, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ जो है वो फ्रिट्ज मुलर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे 1864 में, उन्होंने ये बात बताई कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी जो भ्रूण होता है वो अपने परिवर्धन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जो उनके पूर्वजों की रही होगी। यानी ड्यूरिंग एक, अगर हम चिक के डेवलपमेंट की बात करें, फिर मुर्गी के भ्रूण के डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके अंदर सबसे पहले मछली वाले कैरेक्टर्स आएंगे भ्रूण में, जैसे कि गिल स्लिट्स अपीयर होने लगेंगे अपीयरेंस, लंग्स के अपीयरेंस से पहले, एंड उसके अंदर पंजे डेवलप होने लग जाएंगे, जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स होंगे, और फैदर्स और जो बीक्स होते हैं, पंख और जो चोंच होती है, वो लास्ट में डेवलप होती है। तो अगर हम पहले उस जीव के भ्रूण को अध्ययन करें तो नहीं पता लगा सकते हैं कि ये मुर्गी के भ्रूण, मुर्गी का भ्रूण है, क्योंकि वो अपने जो पूर्वज जो जंतु हैं, जिनको हम अगर फाइलोजेनेटिकली देखें तो फिशेस, उसके बाद में उभयचरी एम्फीबिया, उसके बाद में सरीसृप रेप्टिलिया, उसके बाद में पक्षी वर्ग, तो उस तरह से वो अपने उन पूर्वजों के सारी अवस्थाओं से होकर वो भ्रूण गुजरता है। उसी तरह से अर्नेस्ट हेकल ने भी उनको सपोर्ट किया, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे हेकल, अर्नेस्ट हेकल। उन्होंने बायोजेनेटिक थ्योरी और रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी। और ये जो बायोजेनेटिक थ्योरी है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी है, उन्होंने यही बोला है कि जो चिक, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ड्यूरिंग जो डेवलपमेंट है वो उसके विकास के टाइम में सबसे पहले वो फिश, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद में रेप्टिलिया, इन सभी से वो मिलता जुलता होना चाहिए, इसको रिजेंबल करना चाहिए। द चिक एम्ब्रियो रिजेंबल्स अ फिश एम्ब्रियो, एन एम्फीबियन एम्ब्रियो, अ रेप्टिलियन एम्ब्रियो इन द लास्ट। तो उसके बाद में जो मॉडर्न जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑन्टोजेनी ऑफ एन एनिमल रिपीट्स द फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ द ऑन्टोजेनी ऑफ एंसेस्ट्रल फॉर्म्स, यानी कि जीव अपने परिवर्धन काल में, भ्रूणीय परिवर्धन काल में उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जो कि उनके पूर्वजों की या उनसे जो पूर्वज हैं फाइलोजेनेटिकली उनसे रिसेंबल करती होनी चाहिए। तो उसी के बाद में जो एम्ब्रियोलॉजी जो थी वो एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट था अंटिल द टाइम ऑफ विल्हेम रॉक्स। उसमें मुर्गी के अंडे में भी उनकी स्टडी की हुई, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की,
और फिर लास्ट पार्ट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में वीजमैन भी आए, ड्रेश भी आए, एंड्रेस भी आए, स्परमैन आए, मॉर्गन आए और अलग लोग आए जिन्होंने कई सारे अनएक्सप्लेन्ड, जिनको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया था, उनको कई सारी थ्योरीज बनाई और उनको लैंडमार्क बनाया।